इन्फोसिस सक्सेस सीक्रेट। नारायण मूर्ति, जो भारत में आईटी सेक्टर के जनक कहे जाते हैं, उनकी नेटवर्थ $1.9 बिलियन है, जो वर्ल्ड फेमस आईटी फर्म इन्फोसिस के फाउंडर भी हैं। क्या आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बड़े सपने देखते हैं? अगर ऐसा है, तो नारायण मूर्ति बिल्कुल आपकी ही तरह थे, क्योंकि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, पर उनके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। मूर्ति की अपार सफलता का राज है उनका खुद पर विश्वास और बिजनेस करने का जुनून। उनके सपने हमेशा से बड़े रहे और उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कोई शॉर्टकट या गलत रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि एक लीगल और सही तरीके से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। नारायण मूर्ति शुरुआत से ही एक मेहनती और पक्के इरादों वाले नौजवान रहे थे, जिन्हें ना तो इन्वेस्टमेंट की ज्यादा नॉलेज थी और ना ही उनके पास ज्यादा रिसोर्स या साधन थे। इसके बावजूद उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और देश के लाखों नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। अपने करियर के शुरुआती दौर में मूर्ति को भी काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन मुश्किलों के दौर में भी वो और इन्फोसिस के फाउंडिंग पार्टनर ने कभी हार नहीं मानी। अपने इसी बुद्धिमानी और डटकर लगे रहने के दम पर उन्होंने दुनिया की फेमस मल्टीनेशनल आईटी कंपनी इन्फोसिस की नींव रखी। इन्फोसिस, जो आज इन्फोसिस लिमिटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस कंसल्टेंट और आउटसोर्सिंग सर्विस देती है, इसकी नींव पुणे में रखी गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 2020 के रेवेन्यू रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद इन्फोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फर्म मानी जाती है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 के मुताबिक इन्फोसिस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में 602 नंबर पर आती है। 29 जुलाई 2021 में इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन $93.68 के करीब बताया गया था और कंपनी का क्रेडिट रेटिंग है AA/Stable/CRISIL 1+। इन्फोसिस क्या है? इन्फोसिस एक लीडिंग टेक जायंट है जो कटिंग एज डिजिटल सर्विस, आउटसोर्सिंग के साथ साथ कंसल्टिंग की सर्विस भी देती है और 50 से भी ज्यादा देशों में अपने कई क्लाइंट फर्म्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव लाने में गाइड करती आ रही है। इनके पास कई ग्लोबल कंपनी और फर्म्स को आईटी सर्विस देने का 40 सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक कस्टमाइज्ड एआई पॉवर्ड कोर बनाकर कंपनियों की मदद करती है, जो उनके हर क्लाइंट की यूनिक बिजनेस की जरूरतों को पूरा करता है। इन्फोसिस हमेशा सीखने और ग्रोथ की पॉलिसी में यकीन रखती है, जो उन्हें डिजिटल टेक वर्ल्ड में सबसे आगे बनाए रखता है। इन्फोसिस का माहौल इनोवेशन और इन्वेशन को बढ़ावा देता है। इन्फोसिस के गोल हमेशा अपने क्लाइंट को एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल और बिजनेस ट्रेंड से अप टू डेट रखना है, जिससे कि वो अपने अपने फील्ड में अपने कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे रहे। इन्फोसिस बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते हुए अपने क्लाइंट्स के लिए एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिससे कि वो अपने बिजनेस प्रिंसिपल्स और गोल्स पर पूरी तरह फोकस कर सके। इन्फोसिस ने कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट को मैनेज करने में हेल्प की है, जिसमें लाइटर और एडवांस्ड पैसेंजर जेट और फ्यूल सेविंग स्मार्ट कार की मैन्युफैक्चरिंग और दुनिया के दूर दराज इलाकों में बैंकिंग की सुविधा देने और आईटी एग्जीक्यूटिव्स को टेक बेस्ट सॉल्यूशन देकर उन्हें अपनी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प की है। इतिहास। शुरुआती संघर्ष। 1981 में नारायण मूर्ति, नंदन निलेकनी, एन.एस. राघवन, एस. गोपाल कृष्णन, एस.डी. शिबूलाल के दिनेश और अशोक अरोरा की टीम ने पुणे से इन्फोसिस की शुरुआत की। ये सभी लोग पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के एक्स एम्प्लॉइज थे। मूर्ति ने 10,000 की शुरुआती रकम के साथ इन्फोसिस कंसल्टेंट्स की नींव रखी। उन्हें ये पैसे उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने अपनी सेविंग में से उधार दिए थे। कंपनी का ऑफिस पहले मूर्ति के घर के रूम से शुरू किया गया था, हालांकि जो एड्रेस उनके ऑफिस के तौर पर रजिस्टर्ड था वो राघवन के घर का था। इसके बावजूद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्फोसिस के पहले एम्प्लॉई नारायण मूर्ति नहीं थे, बल्कि एन.एस. राघवन थे। मूर्ति चौथे ऑफिशियल मेंबर थे, क्योंकि तब वो बतौर एम्प्लॉई पटनी कंप्यूटर में काम कर रहे थे और 1 साल बाद जाकर उन्होंने रिजाइन किया था। एक टेक कंपनी होने का बावजूद इन्फोसिस ने शुरू के कुछ साल यानी 1983 तक बगैर कंप्यूटर गुजारा किया, क्योंकि जो इंपोर्टेड मॉडल मूर्ति लेना चाहते थे तब उनके बजट से बाहर था। कंपनी शुरू करने के 2 साल बाद इन्फोसिस ने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा, डेटा जनरल 32 बिट MV8000। 1981 में ग्लोबल इकॉनमी में गिरावट के चलते इन्फोसिस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान फाउंडिंग पार्टनर्स में से एक अशोक अरोरा इन्फोसिस छोड़कर चले गए।
मूर्ति ने बाकी बचे मेंबर्स को इस मुश्किल घड़ी में चेतावनी देते हुए कहा था, अगर बाकी लोग भी छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आखिरी दम तक हार नहीं मानूंगा और कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तब निलेकनी गोपालकृष्णन, शिबूलाल, दिनेश और राघवन ने फैसला किया कि वो अपने स्टार्टअप को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपनी पार्टनरशिप बरकरार रखेंगे। फिर 1983 में इंफोसिस कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर को बैंगलोर में शिफ्ट कर दिया गया। इंफोसिस उन पहली सिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी में आती है जो बाद में भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानी गई। धीरे धीरे शोहरत की ओर 1993 में इंफोसिस को इंडियन एक्सचेंज में लिस्ट कर लिया गया था। ये इंडिया की ऐसी पहली कंपनियों में से एक थी जिसने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे टैलेंटेड लोगों को कंपनी के लिए एक एसेट बनने के लिए अट्रैक्ट किया। मुश्किलों और चुनौतियों को पार करते हुए इंफोसिस धीमी रफ्तार से ही सही मगर लगातार आगे बढ़ती रही और 1999 में $100 मिलियन के रेवेन्यू पर पहुंच गई। फर्म के शेयर के दाम बढ़कर 8,100 तक पहुंच गए थे, जो उस वक्त शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का सबसे ज्यादा प्राइस था। उसी साल नस्दाक की लिस्ट में शामिल होकर इंफोसिस ऐसी पहली इंडियन आईटी कंपनी बनी जिसे नस्दाक में लिस्ट किया गया था। नस्दाक के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंफोसिस टॉप 20 कंपनी की लिस्ट में शामिल हो गई। इसके साथ ही CMM लेवल 5 सर्टिफिकेशन पाने वाली दुनिया की 21वें नंबर की कंपनी के तौर पर भी लिस्ट की गई। अब जबकि इंफोसिस अपनी पहचान बना चुकी थी तो कंपनी ने जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और US में भी अपनी ऑफिस खोल ली और उसी साल इंफोसिस बिजनेस कंसल्टिंग सर्विस की भी शुरुआत हुई। 2002 में नारायण मूर्ति ने CEO की पोजीशन कंपनी के को-फाउंडर नंदन निलेकनी को सौंपते हुए खुद चेयरमैन बन गए। इसी साल कंपनी का रेवेन्यू करीब $500 मिलियन के माइलस्टोन तक पहुंच चुका था और इस साल इंफोसिस ने प्रोजियन नाम की एक बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग सर्विस यूनिट भी खोल ली थी। इंफोसिस की 25 सालों तक बागडोर संभालने के बाद 2006 में मूर्ति जब 60 साल के हुए तो उन्होंने चेयरमैन का पद छोड़ दिया। ये कंपनी द्वारा तय की हुई रिटायरमेंट की उम्र थी। वह कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और मेंटर बने रहे। 2004 में $1 बिलियन और 2017 में $10 बिलियन तक पहुंचने के साथ इंफोसिस लगातार ग्रो करती जा रही थी। शुरुआती दौर की मुश्किलें। शुरुआत में इंफोसिस को काफी संघर्ष करना पड़ा था क्योंकि उस वक्त के कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम थे और ऊपर से 1980 के नियंत्रित गवर्नमेंट की वजह से नए बिजनेस को पैर जमाने में मुश्किलें आती थी। कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स को अपनी कंपनी के लिए एक कंप्यूटर और फोन लेने के लिए 12 महीने तो परमिशन लेने में ही लग गए थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के 15 चक्कर लगाए, तब जाकर वो कंपनी के लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा पाए। ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इंफोसिस की राह में कई रोड़े अटकाए, जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी बनने में दिक्कत आ रही थी जिसका मकसद था एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना जो प्रोफेशनल तरीके से चलाया और मैनेज किया जाए, वो भी अच्छी एम्प्लॉय मैनेजमेंट और अच्छी नैतिकता के साथ। जो ऐसी फर्म चाहते थे जो अपने शेयर होल्डर, एम्प्लॉय और कस्टमर को अच्छी डील दे। ऐसी सूरत में कंपनी के सामने तब और भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हर साल जारी किए जाने वाले B1 वीज़ा पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक पार्टनर कंपनी छोड़कर चला गया था, जबकि बाकी पार्टनर्स को भी ये यकीन हो चला था कि इंफोसिस डूब जाएगी। लेकिन सिर्फ मूर्ति ही थे जिन्हें अपनी सफलता पर पूरा यकीन था। उन्होंने अपने पार्टनर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि इतनी जल्दी हार ना माने, क्योंकि एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। सफलता का रास्ता। इंफोसिस जैसे नए स्टार्टअप के लिए बिजनेस करना शुरुआत में काफी मुश्किल रहा। हालात तब जाकर थोड़े बेहतर हुए जब 1991 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने देश में इकॉनमी के बिगड़ते हालात को देखते हुए एक पहल शुरू की ताकि इंडियन कंपनियों को बाहर के देशों में अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका मिल सके। इसलिए जो इकोनॉमिक बाधाएं इंफोसिस को शुरुआती दौर में आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो अब काफी हद तक दूर हो चुकी थी। अप्रैल 2004 में इंफोसिस की टोटल एनुअल रेवेन्यू करीब $1.06 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, जो कि पिछले फाइनेंशियल साल के मुकाबले करीब 33% ज्यादा थी। आईटी इंडस्ट्री में आई ग्लोबल मंदी के बावजूद कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इतनी जबरदस्त सक्सेस के बावजूद भी कंपनी को कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा। उन दिनों यूनाइटेड स्टेट्स में ये मुद्दा काफी जोर पकड़ रहा था कि US
में बढ़ती बेरोजगारी की एक बड़ी वजह फॉरेन आउटसोर्सिंग भी है। ऐसे में इंफोसिस के सामने एक डरावनी सिचुएशन खड़ी हो गई क्योंकि उनका 2-3 आरडी रेवेन्यू तो अकेले अमेरिकन कॉरपोरेशन से ही आ रहा था। मगर मूर्ति ने इस प्रॉब्लम को भी काफ़ी स्मार्टली हैंडल किया और इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेशक अमेरिकन पॉपुलेशन का इस बारे में चिंता करना एकदम नेचुरल है, लेकिन आउटसोर्सिंग हमेशा होती रहेगी। हालांकि मूर्ति ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अनाउंस किया कि इंफोसिस यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक कंसल्टिंग यूनिट खोलने का इरादा रखती है, जिसमें 500 एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी होगी और स्टेट्स के लोगों को जॉब ऑफर की जाएगी। खैर, कुछ टाइम बाद ये मुद्दा भी धीरे धीरे शांत हो गया और मूर्ति की खुशकिस्मती थी कि इंफोसिस की रेपुटेशन को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा। एम्प्लॉई ओरिएंटेड। इंफोसिस ने एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंपनी के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इंफोसिस ने काफ़ी पहले ही ये बात समझ ली थी कि किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन को हारने में बड़ी भूमिका निभाते हैं कंपनी का सबसे अहम हिस्सा यानी ह्यूमन कैपिटल। इसलिए मैनेजमेंट अपना सारा फोकस बेस्ड एम्प्लॉयज़ को कंपनी में बनाए रखते हुए अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 10% से 15% ज़्यादा पैसे देती है। कंपनी की एक और पॉलिसी है कि इसके एम्प्लॉयज़ कंपनी के स्टॉक्स ले सकते हैं। कंपनी ने अपने सारे ऑफिस को एक 80 एकड़ एरिया वाली बिल्डिंग में शिफ्ट किया है जहां बेस्ट फैसिलिटी दी गई है, जिसमें खाने और रहने के ऑप्शन दिए गए हैं। अपनी इन्हीं कोशिशों के चलते इंफोसिस को बिजनेस टुडे के द्वारा कंडक्ट किए गए 2001 और 2002 के बेस्ट एम्प्लॉयर सर्वे में नंबर 1 रेटिंग मिली थी। इंफोसिस एम्प्लॉयज़ को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है जिसके चलते उन्हें अपनी फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है। एक टॉप क्लास काम करने का माहौल और सैलरी के साथ कई बेनिफिट भी एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। कंपनी में एम्प्लॉयज़ के लिए ओपन डोर पॉलिसी, इमरजेंसी सपोर्ट, एक फॉर्मल ग्रीवेंस रेजोल्यूशन प्रोग्राम और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लेटफॉर्म जैसी फैसिलिटी रखी गई है। द हेल्थ असेसमेंट एंड लाइफस्टाइल एनरिचमेंट, रूटीन चेकअप ऑफर करने के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के साथ कई और भी हेल्थ से जुड़ी सर्विस देता है। इंफोसिस का फोकस हमेशा से ही वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने पर रहा है, जिसके लिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को देखते हुए वीकली इवेंट्स वगैरह आए दिन ऑर्गेनाइज करती रहती है। प्रोडक्ट और सर्विस। कुछ खास प्रोडक्ट और सर्विस जो इंफोसिस ऑफर करती है वो है इंफोसिस कंसल्टिंग, एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस, क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, पहले मना नाम से जाना जाता था। NIA एक नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कंपनी के फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म इंफोसिस माना और असिस्टेज और इसके रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA सॉल्यूशन पर बेस्ड है और साल भर के अंदर ही कंपनी अपने इन प्रोडक्ट्स के जरिए 50+ क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में और अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर के 150+ एंगेजमेंट लेने में कामयाब रही है। इंफोसिस निया एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम के लिए ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन ऑफर करता है, जिसमें रेवेन्यू फोरकास्टिंग और क्या प्रोडक्ट जरूरी है जैसी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कस्टमर बिहेवियर एनालाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स को गहराई से समझना, कंप्लायंस को समझना और फ्रॉड जैसे प्रॉब्लम शामिल है। इंफोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IIP एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। IIP एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस रिक्वायरमेंट, एनेबलिंग इंजेक्शन टू डेटा विजुअलाइज जैसी सर्विस के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफर करती है। ये स्केलेबल है और वन क्लिक लॉन्च ऑफर करती है, हाई परफॉर्मेंस, एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी और एक्शनेबल इंसाइट्स इन रियल टाइम जैसी सर्विस ऑफर करती है। फाइनली एक ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फाइनेकल एजवर्व सिस्टम्स इंफोसिस की ही एक एडवांस्ड डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन सुइट है। फिनेकल कन्वेंशनल और नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हुए उन्हें कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लार्जर इकोसिस्टम प्ले, इनसाइट्स बेस्ड इंटरैक्शन और ऑल ओवर ऑटोमेशन करने में हेल्प करती है। आज की तारीख में 100 से भी ज़्यादा देशों के बैंक अपने यहाँ फिनेकल एम्प्लॉय करके 1 बिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स और 1.3 बिलियन बैंक अकाउंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिनेकल सॉल्यूशंस एक बड़े पैमाने पर अलग अलग बैंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जैसे ट्रेजरी, पेमेंट, कोर बैंकिंग, ओमनी चैनल बैंकिंग, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इस्लामिक बैंकिंग, एनालिटिक्स, वेल्थ मैनेजमेंट,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की ब्लॉकचेन ज़रूरतें शामिल हैं ताकि ये पक्का हो सके कि वो स्मूथली चल सके। असेसमेंट करने पर यह बात निकलकर सामने आई कि ग्लोबल लेवल पर 1250 बैंक्स में से जो इंस्टीट्यूशन फिनेकल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से चल रहे थे उनका बाकियों के मुकाबले कॉस्ट टू इनकम रेशियो 7.2 कम था। पनाया क्लाउड स्विट। पनाया एक इस्राएली सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे इंफोसिस ने फरवरी 2015 में $200 मिलियन में खरीद लिया था। पनाया के प्रोडक्ट में चेंज इम्पैक्ट एनालिसिस, ऑटोमेटेड कोड रेमिडेशन, कोलाबोरेटिव टेस्ट मैनेजमेंट और टेस्ट एग्जीक्यूशन और LM एक्सलरेशन शामिल है। पनाया की सर्विस अमेज़न इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड पर चलती है। सेफ। स्कावा। स्कावा एक सिलिकॉन वैली बेस्ड ई-कॉमर्स स्टार्टअप है। इंफोसिस ने इस स्टार्टअप को खरीदकर स्कावा कॉमर्स डेवलप किया जो बिजनेस को फ्लेक्सिबल क्लाउड बेस्ड माइक्रो सर्विस और व्हाइट लेबल एप्लीकेशन से बेनिफिट लेने में हेल्प करता है। इसकी वजह से नए ऑफर को और भी जल्दी लॉन्च करने में, डिजिटल चैनल कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने में और हाईली रिस्पॉन्सिव डिजिटल प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प मिली। ये प्लेटफॉर्म बड़ी आसानी से मौजूदा टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से नेक्स्ट जनरेशन शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। साथ ही ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी (VR) जैसे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है। एम्प्लॉई। 2021 में इंफोसिस कंपनी में टोटल एम्प्लॉई का नंबर था 259,619 जो इन्फोसिशियंस के नाम से भी फेमस है। इनमें से करीब 38.6% औरतें थीं। 229,658 के करीब एम्प्लॉइज सॉफ्टवेयर प्रोफेशंस थे जबकि 13,796 सपोर्ट और सेल्स में काम कर रहे थे। 2016 में 89% के करीब इंफोसिस एम्प्लॉइज इंडिया में लोकली काम कर रहे थे। 2019 इंफोसिस में प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज की तरफ से 2333420 जॉब एप्लीकेशन रिसीव हुई थी जिनमें से 180 225 कैंडिडेट के इंटरव्यू हुए और 4% हायरिंग रेट के जरिए करीब 94,324 एम्प्लॉइज को हायर किया गया। 2019 के फाइनेंशियल ईयर में इंफोसिस लिमिटेड और इसकी सब्सिडियरी की मिलाकर जॉब छोड़ने की रेट 21.5% है। मैसूर में ट्रेनिंग सेंटर। मैसूर बेस्ड इंफोसिस ग्लोबल एजुकेशन सेंटर वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी मानी जाती है जो 337 एकड़ में फैली है। इस कैंपस के अंदर 400 इंस्ट्रक्टर और 200 क्लासरूम है जिनका मकसद है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इसकी फाउंडेशन 2002 में रखी गई थी और जून 2015 तक इस कैंपस से करीब 1,25,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ट्रेनिंग पूरी करके निकले थे। इस इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये इंस्टीट्यूट किसी भी वक्त करीब 14,000 एम्प्लॉइज़ को कई अलग अलग टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। इंफोसिस लीडरशिप इंस्टीट्यूट (ILI) में 196 रूम है और हर साल यहां से 4,000 ट्रेनी ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। इस इंस्टीट्यूट का गोल है इंफोसिस के सीनियर लीडर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करना ताकि वो आगे चलकर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप की पोजीशन संभाल सके। ये सेंटर अलग अलग तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स जैसे टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल और जिम जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड अवार्ड्स अचीव्ड। इंफोसिस का मकसद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी पॉलिसी है जिससे नैतिक, लीगल और टिकाऊ तरीके से शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करने में हेल्प मिलती है। इंफोसिस दावा करती है कि उनकी कंपनी में हर स्टेक होल्डर चाहे वो इन्वेस्टर हो या कस्टमर या कम्युनिटी, वेंडर पार्टनर और उन देशों की गवर्नमेंट जहां जहां उनकी ब्रांच है, सबको बराबर समझा जाता है। इन्वेस्टर के भरोसे को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टेब्लिश करना बेहद ज़रूरी है। इंफोसिस अपना एक कल्चर और पॉलिसी फॉलो करती है जो इनके स्टेक होल्डर्स के साथ इनकी रिलेशनशिप को और भी बेटर और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कोर वैल्यूज़ के लिए इनकी कमिटमेंट को दिखाते हैं। इंफोसिस में ईमानदारी और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हमेशा साथ साथ चलती है। इंफोसिस ये मानती रही है कि वो अपनी कंपनी में इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है ताकि शेयर होल्डर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखे जा सके।
इसके अलावा इंफोसिस ने अपने हर बिजनेस डिसीजन के अंदर माइनॉरिटी के हक को बचाने पर हमेशा से ध्यान दिया है। नारायण मूर्ति की जिंदगी पर एक नज़र। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 में कोलार, कर्नाटका में मैसूर बेस्ड कन्नड़ा माधवा ब्राह्मण एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मूर्ति के 8 भाई और एक बहन थी। उनके पिता हाई स्कूल में पढ़ाते थे। बड़े होकर मूर्ति एक काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर बने जिन्होंने इंडिया की सबसे सम्मानित सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की नींव रखी। मूर्ति ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की थी। बाद में 1967 में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1969 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की। 1970 के दशक में मूर्ति पेरिस गए जहां उन्होंने कई अलग अलग प्रोजेक्ट में काम किया, जिनमें चार्ल्स डे गुले एयरपोर्ट में एयर कार्गो मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट भी शामिल था। बाद में जब वो इंडिया लौटे तो उन्हें पुणे में कंप्यूटर सिस्टम्स कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन मूर्ति इस जॉब से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। वो हमेशा से ही खुद की कंपनी खोलना चाहते थे। फिर जब उन्होंने जॉब छोड़कर अपनी कंपनी स्टार्ट की तो उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1990 तक उनकी कंपनी धीरे धीरे लगातार ग्रो करती रही। 1990 के दशक में इकोनॉमिक डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन को इंडियन गवर्नमेंट की मंजूरी मिलने की वजह से इंडिया के आईटी और कंप्यूटर सेक्टर में उछाल आया। ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसे मूर्ति ने हाथों हाथ लिया और अपना सारा फोकस कंपनी के क्लाइंट बेस पर करते हुए अपनी सर्विस को बढ़ाने का फैसला किया। मूर्ति ने कई इंटरनेशनल बिजनेस के साथ डील साइन करके उन्हें कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम्स इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड कराई। ये मूर्ति और उनकी टीम की कड़ी मेहनत और लगन ही थी कि इंफोसिस का नाम NASDAQ में लिस्ट में शामिल हुआ। इस तरह इंफोसिस पहली इंडियन कंपनी बनी जिसे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जगह मिली। इसके अगले ही साल एशिया वीक मैगजीन के ईयरली लिस्ट में पॉवर 50 ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ एशिया में से एक मूर्ति भी थे। 1998 से 2000 तक लगातार 3 साल मूर्ति बिजनेस वीक के स्टार्स ऑफ एशिया बने रहे। इसके अलावा 2003 में फॉर्च्यून मैगजीन ने मूर्ति को एशियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। 2006 में मूर्ति ने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली और अपने पीछे $3 बिलियन एनुअल रेवेन्यू और 70,000 एम्प्लॉइज वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ गए। 2009 में उन्हें लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया। नारायण मूर्ति की पत्नी का नाम सुधा मूर्ति है, जो खुद एक इंजीनियर और भारतीय कल्याण सेवी हैं। इसके साथ ही वो एक जानी मानी ऑथर भी है। अपनी पत्नी की तरह ही मूर्ति भी समाज सेवक हैं, जो सोशल भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। लोगों में मूर्ति की इमेज एक सोशल और मिलनसार शख्स के तौर पर है, जो अलग अलग सोशल मुद्दों को लेकर और देश की भलाई के लिए आवाज उठाते रहते हैं। मूर्ति कई सोशल मुद्दे जैसे इलेक्शन, बेरोजगारी, गरीबी को लेकर अपनी चिंता जताते रहे हैं। जो लोग उन्हें जानते हैं उनके मुताबिक मूर्ति एक बेहद सुलझे हुए, समझदार और मददगार इंसान है और बड़ी ही एफिशिएंसी के साथ इंफोसिस को चलाते रहे हैं। कंक्लूजन। आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी भी नए स्टार्टअप के लिए सर्वाइव करना काफी मुश्किल होता है। हर नई कंपनी का एक ही गोल होता है कि वो ग्लोबल सक्सेस पाना चाहती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही काफी नहीं है। मूर्ति और उनके पार्टनर्स ने भी 10,000 की छोटी रकम के साथ एक स्टार्टअप बिजनेस की शुरुआत की थी। उन दिनों गवर्नमेंट पॉलिसी और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते उन्हें भी अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए कई सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अपने मजबूत इरादों और फाउंडिंग मेंबर्स की स्किल्स के बूते पर कंपनी ने हर मुश्किल हालात का सामना किया और एक वर्ल्ड फेमस आईटी कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। मूर्ति का विजन था बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कारपोरेशन को बेमिसाल आईटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाना, जिसे उन्होंने बड़े ही फोकस और लगन के साथ पूरा किया। जब कोई कंपनी चल जाती है और मार्केट में एक स्टेबल रेपुटेशन अचीव कर लेती है, तो जो चीज़ इसे ग्रो करने में हेल्प करती है वो है ह्यूमन कैपिटल, जो किसी भी नए स्टार्टअप के सक्सेस या फेलियर में बड़ा रोल अदा करती है। कंपनी को ग्लोबल स्केल पर न सिर्फ एक ब्रांड नेम मेंटेन करना होता है, बल्कि अपने लोकल कॉम्पिटिटर्स से भी सावधान रहना पड़ता है। उनका बिजनेस चुराने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनके प्रोफेशंस को लालच देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना वगैरह।
लेकिन इन सब के बावजूद इंफोसिस अपने ह्यूमन कैपिटल को सिक्योर करने में कामयाब रही, जो हमेशा इंफोसिस के वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ बनकर कंपनी की तरक्की में अपना वैल्यूएबल योगदान देते रहे। उनके एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम की वजह से ही इंडिया को अपने पहले सैलरी द्वारा मिलेनियर बनने वाले लोग मिले हैं। इंफोसिस एक शानदार कंपनी है जो पिछले 40 सालों से बेहतरीन परफॉर्मेंस देती आ रही है। इंफोसिस कंपनी की बदौलत आईटी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आए हैं जिसने सॉफ्टवेयर सर्विस टैलेंट में इंडिया के लिए राह बनाई है। ये कंपनी ग्लोबल डिलीवरी मॉडल पायनियर और पहली ऐसी इंडियन आईटी कंपनी बनी जो में लिस्टेड है।